हेलो एवरीवन। ये वाला जो लेक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका अध्याय 1 है। हमने उसमें टॉपिक नंबर और यू कैन से पेज नंबर 10 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था। उसी के कंटिन्यूस में जो है आपको मैं यहाँ से आज पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में, जो कि हमारा है क्या टॉपिक, मौद्रिक विकास। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी जो सारे पॉइंट्स थे और यू कैन से इस अध्याय में जो आपको पढ़ना था वो सारा हमने पढ़ लिया है। कौन सा, देखो जी, एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है क्या, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था की संरचना हमने पढ़ ली, अर्थव्यवस्था का प्रकार हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा अर्थव्यवस्था के विकास यानी सतत विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक विकास एंड आर्थिक वृद्धि भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हमारा जो बच गया है इस अध्याय में जो भी जितने टॉपिक्स हुए हैं क्या, एक तो मौद्रिक विकास, वस्तु विनिमय और बैंकिंग कोर मुद्रा, ये सारे। इसके अलावा आर्थिक विकास की माप सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक योजना और एक आपका बिहार के विकास की स्थिति और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने की। तो ये आप ये समझो 1, 2 और 3 इतना आपका पोर्शन रह गया है इस अध्याय में। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें सबसे पहले मौद्रिक विकास से। आ जाओ। तो मौद्रिक विकास अब ध्यान से देखना है आपको, लाइन बाय लाइन में आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों को जो है ऐसा लग रहा होगा कि भाई काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है या जो है सर फास्ट फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, समरी वाला पढ़ा दे। तो उस टाइप का लेक्चर जो है आपको बाद में अलग से अपलोड में कर दूंगा, समरी वाला छोटे छोटे। अभी मैं आपको पूरा जो है लाइन बाय लाइन ये अध्याय पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होगा ना, अगर आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, कई बार क्या होता है घर पे हम रीडिंग नहीं कर पाते, तो जब आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगा, फिर आप आंसर जो है ना आसानी से लिख सकते हो। ओके, तो जिन लोग के पास बुक है बुक ओपन कर ले, नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और अगर आप डायरेक्ट सिर्फ सुनना चाहते हो तो आप यहाँ से बुक देख सकते हो, सुन सकते हो। ये आपका बिहार बोर्ड का जो है क्या है चैप्टर है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना और फिर उसको समझते चले जाएंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, मौद्रिक विकास। ठीक है जी, इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 10 पे मिलेगा, पेज नंबर 10 पे। तो मौद्रिक विकास के अंदर मेनली आपको पढ़ना है क्या कि मुद्रा का कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है जी, जब मैं आपको बताऊं पुराने टाइम पे मुद्रा नहीं हुआ करता था, बहुत साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों की आवश्यकताएं क्योंकि कम थी, तो जब लोगों की आवश्यकताएं कम थी, सीमित था ना, तो लोग जो है आपस में क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज कर लेते थे, वस्तु और सेवाओं। एक लोग जैसे मान लो एक के पास चावल है, एक के पास गेहूं है, तो एक इंसान चावल दे के गेहूँ ले लेता था और दूसरा इंसान गेहूँ दे के चावल ले लेता था। सिंपल, आपस में वो वस्तु विनिमय कर लेते थे। इसे हम वस्तु विनिमय भी कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। सिंपल, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम उसको बोलते हैं, या बार्टर एक्सचेंज आप बोलो, वस्तु विनिमय। तो ये सारी चीज़ इसमें पढ़नी है। और फिर धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। तो स्टार्टिंग में जो है कौन सा, मेटल मनी, जिसको हम बोलते हैं क्या, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ठीक है जी, और दूसरे तांबे के, ठीक है जी, स्टील के, ये सब जो है सिक्के स्टार्ट हुए चलने मुद्रा के रूप में। फिर धीरे धीरे वो सब भी खत्म हो गया। उसके बाद पेपर नोट आ गया। ठीक है जी, पेपर नोट जो आज की डेट में भी चलता है, पेपर मनी जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी, आज की डेट में भी प्लास्टिक मनी चलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और इसके बाद भी आजकल जो सबसे ज़्यादा हो गया है प्रचलन, वो किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो आप गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब से पैसे, पेटीएम से जो पैसे आप ट्रांसफ़र कर देते हो तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये चीज़ सिस्टम आ गया है। और कुछ समय बाद ऐसा आएगा ना कि प्लास्टिक मनी, ये नोट वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी आप आसानी से ट्रांजेक्शन करोगे, या थोड़ा बहुत रहेगा ये सब, बट मेनली रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा से ग्रोथ हुआ है इसमें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ इसमें पढ़नी। आ जाओ यहाँ पे ज़रा स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है, वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के डेट में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं हमें भाई, हमें बहुत सारे, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, आसानी से हम जा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें खरीदना है तो पैसे दिया, मुद्रा दिया और आसानी से हम खरीद सकते हैं। पुराने ज़माने में नहीं था ऐसा। तो यदि हम इसके पीछे का इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, या वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। तो इसी वस्तु के लेन देन को, ठीक है, वस्तु से वस्तु का लेन देन ही जो है ना, आपको यहाँ पे हाईलाइट करो, वस्तु से वस्तु का लेन देन। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं।
तो अर्थव्यवस्था की उस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। किस किस प्रणाली को? तो वस्तु से वस्तु के लेन देन की जो प्रणाली है, इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक स्थिति थी। ठीक है जी। वह अवस्था कौन सा अवस्था? जिसमें हम वस्तु का आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, वो आर्थिक विकास का प्रारंभिक अवस्था था, स्टार्टिंग फेज था। स्टार्टिंग फेज जब स्टार्ट ही हुआ था आर्थिक विकास। आज की डेट में हम आर्थिक विकास की बात करें, पुराने जमाने में तो कुछ होता ही नहीं था। लोगों को क्या चाहिए था? खाने पीने के लिए सिर्फ चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, बस बात खत्म। उतनी में लोग अपना जिंदगी 60 साल 80 साल गुजार देते थे। पुराने ज़माने में 100-100 साल लोग जीते थे, कहने का मतलब। तो वो काम करते थे, बदले में खाने के लिए कोई भी चीज़ मिल जाए, अनाज मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, ठीक है, और फिर वो खाना पीना खाते थे, कहीं पे एक झोपड़ी वगैरह में रहते थे, और उसके बाद बस यही उनका पूरा डेली लाइफ था। लेकिन आजकल क्या है? पैसे चाहिए लोगों को, हर किसी को पैसे की आवश्यकता है। पैसे से एक गाड़ी तो दूसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, छोटा घर, बड़ा घर, आवश्यकताएं बढ़ गई इंसान की, ठीक है। तो इसीलिए हर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हर किसी को पैसे 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 चाहिए, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता उनकी बढ़ गई। तो आगे वही सारी चीज़ें लिखी हुई, पढ़ो जरा। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। कौन सी अवस्था? वस्तु विनिमय वाली अवस्था। चूंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकताएं दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तु का लेन देन या आदान प्रदान से ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति किया जाता था या हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण छोटे से कस्बे से बड़े कस्बे में या छोटे गांव से बड़े गांव में लोगों का क्या हुआ? पलायन स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। सिटी से मेट्रो सिटीज़ में लोग आज की डेट में देखते हो, गांव से हर कोई शहर शहर जाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन शहर और गांव में बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी होता है। उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो यहाँ पे नहीं पढ़ना। गांव के कुछ अलग फ़ायदे कुछ अलग नुकसान है, शहर के कुछ अलग फ़ायदे कुछ अलग नुकसान है। शहरों में बहुत पॉल्यूशन होता है, ठीक है जी, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अलग सुख सुविधाएं हैं लेकिन बहुत सारे पॉल्यूशन भी होते हैं यहाँ पे। और गांव में क्या है? गांव में पॉल्यूशन वगैरह कम है, ठीक है, वहाँ पे सेवाएं थोड़ी कम होती, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो ये डिफरेंसेस यहाँ नहीं पढ़ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में क्या है ना, आधुनिक युग में, ठीक है, 21वीं शताब्दी में छोटे कस्बे से ज़्यादातर लोग जो है बड़े कस्बे की तरफ, बड़े गाँव की तरफ, और बड़े गाँव से शहरों की तरफ जो है मनुष्य जो है उन्होंने क्या कर लिया? फैलाव होना स्टार्ट हो गया और ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी स्थिति से मनुष्य की सोच के आधार पर वस्तु विनिमय एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। कहने का मतलब वस्तु विनिमय जो है वो प्रणाली खत्म हो गई और मुद्रा का जो है आविष्कार हो गया एक तरीके से, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकताएं पड़ी, लोगों को जरूरतें बढ़ गई, तो उसको जो है मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा लोगों को। किसको? लोगों को। तो अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं को बंडल एक जगह से दूसरे जगह ले जाके उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो वस्तुएं के बंडल को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुद्रा एक समान क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा है। अब यहाँ पे देखो मुद्रा कहते किसे हैं, तो उसका डेफिनेशन आप यहाँ पे हाईलाइट करो भाई। मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय का साधन का कार्य करने लगा है। और यू कैन सिंपली से, अगर मुद्रा का जो आपका मीनिंग वगैरह पढ़ना है ना, तो हमें चैप्टर 3 में आएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा के बारे में पूरा डिटेल में जो हमें पढ़ना है ना, वो देखो यहाँ पे आपको चैप्टर यानी अध्याय 3 में पढ़ना है। वस्तु विनिमय, साख, मुद्रा, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। देखो जी, मुद्रा, बचत एंड साख। तो यहाँ पे मुद्रा का मीनिंग, कठिनाइयाँ, वस्तु विनिमय का मीनिंग और कठिनाइयाँ, मुद्रा का मीनिंग, मुद्रा का विकास, ठीक है, मुद्रा का लाभ, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मेनली हमें क्या पढ़ना है? मौद्रिक विकास के बारे में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आइटम लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार का अभ्युदय हुआ, यानी सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। तो देखो मुद्रा के चलन कैसे हुआ? सरकार की सहमति से, सरकार का भी अब अभ्युदन हुआ, ठीक है जी। उसके अलावा जो लोग थे उनकी आपसी सहमति से ही मुद्रा का जो है लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया ना, पहले वस्तु की बदले वस्तु। तो जो मुद्रा क्या है? सिक्के, कॉइन्स, पेपर नोट, प्लास्टिक मनी। तो लोग जो है इसको क्या करने, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी सहमति, इसकी विश्वास कि भाई ठीक है, ये 100 रुपये का पेपर का ही तो टुकड़ा है, उसको फाड़ चिर के फेंको तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की सहमति की वजह से गवर्नमेंट ने बोल रखा है 100 रुपये का जो नोट है इंडिया में इंडियन रुपी ही चलेगा, ठीक है, बाहर की करेंसी नहीं चलेगा। तो लोग कोई सामान लेते हैं, बदले में उसको पैसे के तौर पे रुपए दे दिया उन्होंने,
फिर वो बंदा उस रुपए को ले जाके क्या करता है, कोई दूसरा सामान खरीदता है। तो आपसी विकास और सहकार के सरकार के सहमति से ही बेसिकली क्या है, मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस होने लगी। देखो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होते जा रहा है, अब पहले क्या होता था ना भाई, देखो वस्तु विनिमय में क्या हुआ कि आप वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुद्रा का विकास हुआ तो स्टार्टिंग में गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, फिर उसके बाद धीरे धीरे तांबा, स्टील, इन सब के कॉइन्स का प्रचलन स्टार्ट हुआ मुद्रा के तौर पे। किस चीज़ के लिए, विनिमय करने के लिए, यानी एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए। तो उस जमाने में क्या था, देखो अगर आप छोटे मोटे आदान प्रदान करो तब तो आसानी से हो जाता था, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आदान प्रदान करना है, ठीक है जी, मान लो 10,000 टन गेहूँ खरीदना है तो उसके लिए आपको सोने के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स या मेटल कॉइन जो है बहुत ज़्यादा बोरियों में भर के ले जाना पड़ेगा, तो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर धीरे धीरे लोगों की जो है आवश्यकता होने लगी कि यार कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो हल्के हल्के चीज़ हो, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें और ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर पाएँ। तो फिर धीरे धीरे पेपर मनी का विकास हुआ, ठीक है जी, जो आज के डेट में चलता है पेपर नोट। आजकल देखो गोल्ड कॉइन ले जाओगे, पेपर नोट ले जाओगे, तो उन दोनों में वजन का फर्क है, वो हल्के होते हैं काफ़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लास्टिक नोट आया, प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मनी पे हम लोग आ गए। तो यही सारी चीज़ लिखी है, आगे पढ़ो। तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः इसके स्वरूप में क्या हुआ, देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण होता है। चेकबुक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू डीडी और चेकबुक वगैरह बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से बैंकों, स्थापित बैंकों के द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता है। तो सरकारी आधिपत्य के जो है ना, उन्होंने बैंकों को अथॉरिटी दे रखी है कि भाई आप, जैसे SBI PNB का है, आपने उसमें अकाउंट खोला किसी भी बैंक में, तो आपको एक चेकबुक देगा। फिर उस चेकबुक पे आप क्या करोगे, साइन करोगे और जिस पर्सन को पैसे देने उस पर्सन का नाम लिखोगे, उसको दे दोगे। फिर वो पर्सन अपने बैंक में जाएगा और वहाँ पे इन कैश करवा लेगा या अपने अकाउंट में जमा करा लेगा। और चेक किसे कहते हैं, तो आई गेस आज की डेट में बहुत लोगों को पता है, नहीं पता है तो देखो मैं बता दूँ चेक किसे कहते हैं। आ जाओ जी यहाँ पे, चेक और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने, अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो चेक, चेकबुक कैसा होता है देखो, आपको दिखा देता हूँ, क्लियर आपको याद हो जाएगा। तो ये सारे इस टाइप के चेकबुक होते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है, आपके पास चेकबुक, तो अच्छी बात, नहीं तो आप अपने माता पिता के अकाउंट और चेकबुक आप देख सकते हो आसानी के लिए समझने। तो ये चेकबुक होता है, इस पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, जितने पैसे आपको देने हैं राइट हैंड में। फिर नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर के बाद जिसको आपको पैसे देने हैं तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना होता है। जिसको आपको पैसे देने हैं उसका आपको, कोई सा भी अलग अलग बैंक का अलग अलग चेकबुक होता है। यहाँ पे बहुत सारे चेकबुक, ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे बोलो, ये रहा, ये बैंक का नेम लिखना है, ये डॉलर वाला, ये देखो। और कौन सा चेकबुक बढ़िया वाला दिखाते हैं, ये रहा ICICI बैंक, तो यहाँ पे डेट लिखना है। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड दो। हाँ जी, तो ये रहा, यहाँ पे ये बढ़िया से दिख रहा है। अरे ये हुआ क्या है, हाँ ओके कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा मैं समझ गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई सा भी चेकबुक है, आप कोई सा भी एक चेकबुक देख लो ना, तो आपको समझ में आए। ये ICICI का है, डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट लिखना, साइन करना, और जिसके देने हैं उसके नाम लिख दो, फिर वो अपने बैंक अकाउंट में ले जाएगा और वो कर लेगा। इसके अलावा आपको ATM के बारे में पढ़ना है। ATM तो बहुत लोगों ने देखा होगा, फिर भी आपको दिखा दूँ। कंप्यूटर ATM ये सब आपने देखा होगा। ATM कार्ड कैसा होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इसमें पीछे में एक चिप टाइप का लगा होता है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे जो दिख रहा है सिल्वर कलर का, ये चिप होता है। इसी से जो है वो आपका अकाउंट और ये सारी चीज़ इसमें डिटेल फिल किया हुआ रहता है बैंक द्वारा, तो आसानी से जो है ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता, तो इन सब के बारे में पढ़ना था, यहाँ पे अभी आएगा देखो। तो क्या है जी, चेकबुक के थ्रू आसानी से जो है आज की डेट में क्या है, पैसे ट्रांसफर होते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है, आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब देखो इन्होंने कौन सा घटिया सा कंप्यूटर पुराने ज़माने का लगाया हुआ है, क्योंकि बुक जो छपी हुई है ना बहुत पुरानी छपी हुई, इनको अपडेट करते रहना चाहिए एवरी साल। डेटा भी देखो 2007 का दिया हुआ बिहार बोर्ड ने। ये इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिहार के एजुकेशन का सिस्टम इतना ख़राब है, आपको पता नहीं। जब आप पूरा इंडिया घूमोगे ना तब आपको पता चलेगा
कि लोग और दूसरे स्टेट्स का जो बोर्ड है, दूसरे स्टेट का जो शिक्षा CBSE का, वो सब कहाँ से कहाँ चलेगा। और बिहार बोर्ड में आपको यही सब पुरानी चीज़ें, फालतू की चीज़ें पढ़ाई जा रही है। देखो क्या पिक्चर दिया भैया, पिक्चर तो अपडेट कर दो। डेटा ऊपर में हमने अभी डेटा देखा था, देखो 2007 का ही डेटा दिया हुआ है, 2007, अभी चल रहा है 2022। भाई साहब कब अपडेट करेंगे ये लोग। तो पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, नई चीज़ें पढ़ाओ ना अपडेट करके। 3 साल का डिग्री जो कोर्स होता है बीकॉम का, वो 5 साल में करा रहे हैं। बताओ लोग कहाँ से कहाँ चले गए। दूसरे स्टेट में 3 साल में ही डिग्री मिल जाती है, तो उसके दूसरे स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह वो बहुत जल्दी जो है आगे जाएंगे। आप लोग का देख रहे हो क्या सिस्टम बना रखा है। आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है जी। खैर इसीलिए क्या है, बिहार बहुत पीछे है अदर स्टेट से, सबसे पीछे भाई साहब मैं बताऊँ तो बहुत चीज़ों के मामले में। बट कोई बात नहीं, कहना नहीं चाहिए, बट इसको क्या कर सकते हैं, जो है तो है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट आप लोग जो है बढ़िया सरकार बनाओ और जो है बढ़िया काम करवाओ सरकार से। आखिर सरकार जो होता है, जो एक तरीके से क्या है, पब्लिक के ही सर्वेंट। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ। तो इन्होंने बोला क्या कि एक मशीन है जिसके द्वारा आजकल जो है, ये मानव निर्मित मशीन ही है, इसके द्वारा आजकल सारे काम बड़े फास्ट होते हैं। इसके पास अपनी मेमोरी होती है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और वो कहाँ पे, चित्र 1.1 यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि कंप्यूटर क्या है। ये सारे काम करता है आज की डेट में कंप्यूटर से ही आजकल, तुरंत ट्रांसफर। और कंप्यूटर तो छोड़ो, आजकल भैया मोबाइल, स्मार्टफोन आ गया ना, तो मोबाइल के बारे में यहाँ पे बताना चाहिए। मोबाइल से होता है आजकल सारा, ऐप से, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे। आगे कह रहा है क्या, यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है जो मनुष्य से अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पे पैसे का आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया। आजकल कंप्यूटर जो है सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान के सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब क्या हो गया है, लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। आजकल प्लास्टिक के छोटे से टुकड़े पर इंकित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति के स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंबन के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। याद रख लेना, व्हाट इज कोर बैंकिंग प्रणाली। तो जब आपके बेसिस पे, आपके बेसिस पे जब बैंक क्या करता है, आप बैंक को ऑर्डर देते हो कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, कि भाई फलाना नाम के आदमी को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो फटाफट। जैसे गूगल पे में आप लिखते हो उसका मोबाइल नंबर या उसका नाम जो भी है, ठीक है, स्कैन करते हो और उसमें अमाउंट डालते हो और कहते हो जैसे ही ओके का बटन दबाया, तो इसका मतलब आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, उस बैंक को, उस ऐप को, कि मेरे पैसे जो है इस आदमी के नाम पे फटाफट ट्रांसफ़र कर दो। तो उसी को बेसिकली कोर बैंकिंग। तो ये ऐप वाले को कोर बैंकिंग नहीं कहते, जो बैंक को आप जब ऑर्डर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर बैंकिंग प्रणाली का मतलब ऐप नहीं है। अगर आप बैंक का ऐप यूज़ करके आप ऑर्डर देते हो तो वो कोर बैंकिंग कहलाएगा, ठीक है। जो गूगल ऐप वगैरह है ये सब बैंक नहीं है, तो कोर बैंकिंग प्रणाली उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिक संकेत, ठीक है जी, मैकेनिकल मार्क से किसी भी बैंक, तो मैकेनिकल मार्क जो प्लास्टिक का संकेत है ना, वो ये वाला बताया कहाँ पे, ये जो आपको अभी दिखा रहा था, इसमें ये जो चिप लगा होता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चिप दिख रहा है आपको, तो इसमें सारी चीज़ें फीड किया होता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू, जैसे एटीएम में लगाया मशीन, ठीक है, या कहीं स्कैन करा, तो इसके थ्रू ये डेटा आपका कैच कर लेता है और फिर आपके हिसाब से जिसको भी आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं या विथड्रॉ करने हैं तो वो काम कर देता है। तो आगे लिखा हुआ है क्या, मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी स्थान पैसे आप निकाल सकते हो। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे एटीएम, और एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आप याद रख लेना, कई बार जनरल नॉलेज में भी पूछ देता है, या वैसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन ना बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है, एक्चुअली में उसके अंदर भी एक कंप्यूटर होता है, ठीक है जी, ठीक है, कंप्यूटर ही होता है एक तरीके से वो। तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन रहता है। आगे पढ़ो जी। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग से हम लोग मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली से चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग प्रणाली एटीएम के युग में प्रवेश कर चुके हैं। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसकी भी सुविधाएं प्राप्त है। इसे भी हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। और इन नालायकों ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट, भाई साहब आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कहते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, वो चीज़ें लिखना चाहिए। अब मैं क्या ही बताऊँ,
इन लोगों ने अपना बुक जो है अपडेट नहीं करा है, इतने साल हो गए, 2008-7 के अराउंड का ही बुक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 2018, ठीक है, बट स्टिल अभी 2023 चल रहा है, तो 5 साल हो गए ना गैप। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मनी का जो है कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं देखो, इस बॉक्स में कुछ चीज़ें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आप पढ़ लो फटाफट, ठीक है जी। आ जाओ जी, क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसे कहते क्या है, ये क्या है, मौद्रिक विकास का संक्षिप्त कहानी बताया हुआ है कि मौद्रिक विकास के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। नंबर 1 वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना है। तो इसको कहते क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन, उसे वस्तु विनिमय कहते हो। मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय, ठीक है जी। मतलब मनी से आप कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा खरीदते हो, पैसे दिए आपने और आपने जियो का सिम में रिचार्ज करा लिया, वो सेवाओं का वो हुआ, विनिमय हुआ, ठीक है। वस्तु आपने पैसे दिए और आपने जो है रजिस्टर्स खरीद लिया, किताबें खरीद ली, पेन्स खरीद लिए दुकान से, वो आपका क्या कहलाता है, वस्तुओं का विनिमय और सेवाओं का विनिमय थ्रू मुद्रा, यानी मुद्रा की हेल्प से। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से चेक के द्वारा आप जो है विनिमय की क्रिया का क्या कर सकते हो, संपादन कर सकते हो। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो आसानी से, ठीक है जी, हस्तांतरण कर सकते हो। एटीएम प्रणाली से आप क्या कर सकते हो, पैसे को आसानी से निकाल सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो एटीएम मशीन से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डेबिट कार्ड से क्या है, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि से पैसे का उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ठीक है जी, आपको जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदना है थ्रू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो दोनों से आप आसानी से खरीद सकते हो। आगे लिखा हुआ है क्या, हाँ जी, ये क्या है, ये गांव की कहानी, कोई एक कुछ गांव, ये वर्ड इसमें दिख नहीं रहा, तो डैश डैश आप लिख लेना, डैश डैश गांव की कहानी है। जैसे मान लो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा थाना के अंतर्गत, अच्छा, सिंघासनी गांव, ये सिंघासनी गांव, ये सिंघासनी गांव, ठीक है जी, ये सिंघासनी गांव है। तो सिंघासनी गांव का यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, क्या देख सकते हो ध्यान से। बिहार के पूर्वी चंपारण के जिले में रामगढ़वा थाना के अंतर्गत सिंघासनी गांव का एक लड़का छोटू प्रायः अपनी माँ को सब्जी वाले से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें जैसे चीनी, कागज़, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती थी, उसकी माँ उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों के लेने के लिए अनाज दे देती। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है जी, अगर पेंसिल चाहिए तो ये ले जा बच्चा, अनाज देना उसको, और वो क्या कर लेना आप, उससे पेंसिल और रबर खरीद लेना। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। छोटू के एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े दुकान पर श्याम ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसे देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया तो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान कर लिया गया। अब छोटू आश्चर्यजनक होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपने ये सामान कैसे लिया। तो श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के रूप में विनिमय की स्थिति थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसा लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति था। और जब हम ये जो प्लास्टिक का कार्ड है, ठीक है, के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं, वह कंप्यूटराइज प्रणाली है। और आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा एक प्लास्टिक के टुकड़े से, जिसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं, से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस प्रक्रिया को कहने का संकल्प लिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कहानी बताया है किसी एक छोटे से गाँव का, जो कि बहुत आउटडेटेड कहानी हो गया। आजकल ये सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी कम ही लोग यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये यूज़ करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो इनको ये सारे जो है ना स्टडी मटेरियल अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, बिहार बोर्ड वालों को इनको चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, ईमेल लिखो। ठीक है, ईमेल, समझे, ईमेल का ज़माना आ गया। खैर कोई बात नहीं, अब आगे आ जाओ जी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और हम फास्ट करेंगे
टोटल 26 पेज है, हम अभी 15 पेज पे आ गए हैं। तो आ जाओ जी, इसी वीडियो में सारे जो है ना हमने पूरे के पूरे 26 पेज कंप्लीट करना है लाइन बाय लाइन। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आ जाओ जी, यहाँ से ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसके बारे में भी आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 का क्या नाम है, देखो जी, राष्ट्रीय आय एंड राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है जी, जिसमें सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अध्याय 2 में बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़े बहुत पढ़ना है, संक्षिप्त में आ जाओ जी पढ़ लेते हैं। तो एक होता है राष्ट्रीय आय, दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले बता दूं राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है। राष्ट्रीय आय का सिंपल मतलब है जो पूरे देश, हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत में एक साल में टोटल भारत की कितना आय हुआ, ठीक है जी। तो हमारे इंडिया का टोटल इनकम कितना हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये आय कहाँ से होता है, तो आपको चैप्टर 2 में बड़े डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। और जब आप क्लास 11-12 में जाओगे तो वहाँ पे एक्चुअली में कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे सीखना पड़ता है कि हम निकालते कैसे हैं राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्रीय आय होता है, एक घरेलू आय भी होता है। घरेलू का मतलब इंडिया के अंदर जो हमने आमदनी कमाया उसे घरेलू आय बोलते हैं, एक साल के अंदर, याद रखना, एवरी ईयर का होता है। और जब आप पूरे इंडिया के अंदर का जो आमदनी कमाया, ठीक है, सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोगों के द्वारा, प्लस कई बार आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हो ना, आयात निर्यात, तो विदेशों में जब आप सामान बेचते हो तो उससे कुछ आपको फायदा होता है, तो नेट आयात निर्यात का नेट ले लेते हो ना आमदनी, और उसको जोड़ देते हो घरेलू वाले में, तो उससे आपका क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय निकलता है, यानी कि नेशनल इनकम निकलता है। तो अंग्रेजी में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम होता है, और हिंदी में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे घरेलू आय अभी नहीं पढ़ना है, आपको मेनली राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम पढ़ना है। तो नेशनल इनकम का मान लो, देखो आपको सिंपल मैं बताऊँ, एक सेकंड, यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करने दो, पेज नहीं, एक नया ही पेज क्रिएट करने दो। देखो एक सेकंड दो, क्लास 10th, वेयर इज़ क्लास 10th, ये रहा। हाँ, यहाँ पे मेरे को एक पेज जो है क्रिएट कर लेने दो, फिर आपको सारी चीज़ें साथ साथ में समझा देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय आय। अब देखो सपोज ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का मैप मेरे को आता नहीं बनाने, तो जितना बना दिया उतना समझना। ये इंडिया है आपका, ठीक है जी। अब भारत, हिंदी में लिखो सर भारत, तो ये भारत। अब हुआ यूँ, मान लो भारत में जितने भी लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या, आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ 1.4 बिलियन, 1.4 से भी आगे हो गया है। और 1 से 2 साल में बताऊँ ना, अभी 2023 चल रहा है, 2024 या 25, और मुझे जो जहाँ तक लगता है 2024 में ही हम जो है वर्ल्ड का, पूरे विश्व का नंबर 1 पे आ जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। अभी चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है, ठीक है। तो चाइना का भी 1.4 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन है, और इंडिया का जो है 1.4 समथिंग, तो चाइना से थोड़ा बहुत ही हम कम है, बिलियन। और बिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं आप उसको कर लेना। बिलियन का मतलब क्या होता है जी, एक होता है आपका नॉर्मली क्या है, अंग्रेजी में चलता है 000,000, फिर चलता है आपका क्या, लैख, सॉरी ये इंग्लिश का बोल रहा हूँ, ठीक है, 1000, फिर है मिलियन, फिर है बिलियन, ठीक है, फिर उसके आगे ट्रिलियन होता है। तो आप 1.4, तो यहाँ पे 1.4 ये मान के चलना, ठीक है, इतने, इसमें 9 जीरो लगा लो, कहने का मतलब 9 जीरो लगा लो, और फिर उसको हिंदी के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी मैं आपको बता दूं, देखो ये तो इंडिया का 1.4 के आसपास बिलियन जो है पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है। चाइना का भी 1.4 है, तो मान लो इंडिया का 1.4 है, तो चाइना का 1.47 होएगा, 6 होएगा, इस टाइप से होएगा, ठीक है। ये चाइना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुरंत ही हम क्रॉस कर लें। और पूरे वर्ल्ड वाइड बोलूँ तो लगभग 8 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है, 8 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। तो समझ जाओ 8 पॉइंट या 8 बिलियन में 1.42 और 1.46, यानी कि 1.5 और 1.5 मानो, तो तकरीबन इन दोनों को जोड़ दो तो 3, तो सिर्फ चाइना और इंडिया के मिला के ही 3 बिलियन है, बाकी 5 बिलियन सारा विश्व का मिला के, ठीक है जी। तो ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यूज़ है। देखो अब इसमें क्या है, ये तो हो गया पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। कहाँ पे, यहाँ कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे आपको जो ये प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है ना, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, इसको समझाने के लिए आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके अलावा आप देखो, अगर मैं बोलूँ इंडिया की बात, आ जाओ जी यहाँ पे। अगर मान लो ये इंडिया है, ठीक है जी, ये भारत है, तो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी पॉपुलेशंस रह रही है, उन सभी लोगों के द्वारा जो भी इनकम कमा रहे हैं, जैसे शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं, आमदनी कमाते हैं, दुकानदार है सामान बेचता है और आमदनी कमाता है,
ठीक है जी। कोई किसान है, वो गुड्स को प्रोडक्शंस करता है, यानी कि जो खेती करता है और कई सारे फसलें उगाता है और उसको बेचता है और उससे आमदनी कमाता है, ठीक है जी। तो इन सब के आमदनी को जब आप जोड़ दोगे, इन सब के आय को जब आप जोड़ दोगे, ठीक है जी, तो मान लो कि भाई 1000 रुपए में, एक आसानी से समझाने के लिए, कि भारत के अंदर जितनी भी लोग रह रहे हैं उन सब का आमदनी जोड़ दिया, वो आया 1000 रुपये। इसके अलावा कुछ लोग जो है भारत के बाहर भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात और निर्यात। और मान लो ये कोई यहाँ पे देश है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया इस तरफ में ही पड़ता है इंडिया के, और भी कई सारे देश आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सपोज निर्यात किया 200 रुपये का, और यहाँ से आयात भी किया, आयात मतलब इम्पोर्ट, मान लो 100 रुपये का आयात भी कर लिया, तो 200 माइनस 100 रुपये, जब इसका मैंने नेट लगाया, नेट कितना फ़ायदा हुआ, 200 माइनस 100 रुपये, तो आपका 100 रुपये का क्या हो गया, नेट निर्यात हुआ, नेट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। तो 1000 रुपये आपने घर में कमाया, इसे आप बोलते हो घरेलू आय। और जब इस 100 रुपये को आप ऐड कर दोगे तो 1100 रुपये हो जाएगा। 1000 प्लस 100 रुपये, तो अब 1100 आपकी क्या हो गई, एक तरीके से राष्ट्रीय आय हो गई। देखो जरा ध्यान से, राष्ट्रीय आय जो है आपकी, ये हो गया 1100 रुपये। 1100 लिख लो ना, 11,000 हो गया क्या, 1100, 1100 मान लेते हैं आसानी के लिए। और जो मैंने कहा ना 1.4 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है, अब मान लो 1.4 बिलियन को जो जनसंख्या है, सुनना ज़रा ध्यान से, जो जनसंख्या है आपकी, मान लो कितने मान लेते हैं हम लोग जनसंख्या, आसानी के लिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है जी, 500 जनसंख्या है, 500 ही लोग रह रहे हैं सपोज इंडिया में, आसानी समझने के लिए, ठीक है जी। वैसे है 1.4 बिलियन, मैंने आपको बता दिया। तो मान लो 500 है, आपकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 500 लोग, और ये रुपए में है, मान लो 1100 रुपये आपकी टोटल राष्ट्रीय आय है। तो अगर मैं बोलूं एक इंसान प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है क्या, जो आपकी राष्ट्रीय आय है ना, जो आपकी राष्ट्रीय, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पे मैंने ये जो राष्ट्रीय आय है यहाँ पे ये सुधार लो भाई, राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो है, जब उसमें आप जनसंख्या से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, जनसंख्या से, तो वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आ जाओ जी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है जी। कुल जनसंख्या जो है उससे जब आप डिवाइड भागा दे देते हो जनसंख्या, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है जी। इसका फार्मूला वगैरह एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। तो ये जो होता है प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, जो भी आपकी राष्ट्रीय आय हुई है, जब उसमें आप डिवाइड कर देते हो जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब कौन सा, कुल जनसंख्या भाई, यानी टोटल पॉपुलेशन, जो इंडिया, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो भी राष्ट्रीय आय इंडिया की है, तो यानी राष्ट्रीय आय, उसमें जब आप इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उससे डिवाइड करोगे तो एक व्यक्ति का एक साल में कितना है। देखो राष्ट्रीय आय क्या है, ये 1100 एक साल की इनकम है, टोटल इंडिया की इनकम, मान लो भारत की इनकम, मान लो एक साल में कितनी है, 1100 रुपये, ओके। अब भारत में कितने लोग रह रहे हैं, मान लो समझने के लिए, आसानी के लिए, टोटल 500 लोग ही रह रहे हैं इंडिया में, इस इंडिया में। तो ये जो 1100 में 500 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, ये लोग करके देखो, 1100 डिवाइड बाय 500, तो एक व्यक्ति की आय 20 से 20 तो 2.5, यानी कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ, 2 रुपये 5 पैसे, यानी 2 रुपये 5 पैसे क्या है, ये जो 2 रुपये 5 पैसे आया ना, ये एक साल की आय है, एक साल की आय, एवरी ईयर का, ठीक है, एक साल का होता है मेनली। तो एक इंसान भारत का 2 रुपये 5 पैसे, अगर 1100 रुपये राष्ट्रीय आय है और 500, तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं ना, करंट सिचुएशन में देखो जी, गूगल से सर्च करके बताते हैं कि इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो ये देखो, ये डॉलर में लिखा हुआ है, 2021 का डेटा है 7133, इसको रुपीज़ में भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, रुपीज़ में जब आप कन्वर्ट करोगे डॉलर को, ठीक है जी, 7133 डॉलर इन इंडियन रुपी, ठीक है जी, इन इंडियन रुपी। तो देखो ये जो हो गया आपका, कुछ गलत है,
पीपीपी डॉलर नहीं, ये कुछ पीपीपी डॉलर है, इंडियन डॉलर नहीं है। रुको रुको रुको। व्हाट इज़ द इनकम पर कैपिटा ऑफ इंडिया? 1.97 लाख, ये रहो यहाँ पे है। नेट नेशनल इनकम अराउंड 1.7 लाख, ये नेट नेशनल इनकम है भाई। पर कैपिटा इनकम बताओ। रुको 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 रुको, ये सब गलत डेटा है। पर कैपिटा इनकम एज पर 2000 दोबारा से, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन INR, ये रहा दी GDP NNI पर कैपिटा 2011-12। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन INR 2022, ठीक है जी, 2022। तो अराउंड 1.97 लैक्स ये बता रहा है। ये है क्या? इंडियाज़ पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, हाँ ठीक है, यही है 1.97 लैक्स। एक इंसान की लगभग जो आमदनी है 1.97 इन 2021 में, ये आपको यहाँ से दिखा दिया आपको। तो आप ये मान के चलो कि अगर इंडिया में, समझ रहे हो बात को, 1.97, मैं लगभग इसको 2 लाख मान लो आसानी से समझाने के लिए। मान लो 2 लाख एक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, मतलब एक पर्सन, ठीक है, एक इंसान एक साल में, ये एवरी ईयर का होता है, लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख कमा रहा है। लगभग क्यों? आप तो कहोगे सर हमारे फादर जो है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तो कम कमाते हैं एक साल में, ठीक है जी। तो एक साल में कम कमाते हैं, तो कुछ लोग कम भी कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, उन सबका एवरेज लिया हुआ है। कैसे भैया? टोटल जो जनसंख्या है, मैंने कहा ना टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या को ध्यान से सुनना, कुल जनसंख्या से हमने डिवाइड कर दिया जो भी राष्ट्रीय आय है। तो अगर राष्ट्रीय आय क्या होगा टोटल, अगर 2 लाख ही आ रहा है, मान लो कुल जनसंख्या 1.4 है, तो इसका मतलब ये डबल होगा, लगभग 2.8 बिलियन। तो 2.8 बिलियन जो है आपकी राष्ट्रीय आय है, लगभग। बिलियन का मतलब क्या, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है जी। ये लो, इसको भी कन्वर्ट करके बता दें हिंदी में, ताकि आप लिख सकते हो बिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं। बिलियन इन हिंदी, 1 बिलियन इन हिंदी, अरब, ठीक है जी। तो अरब, ठीक है, ओके, अरब। तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो मतलब आप ये समझो कि राष्ट्रीय आय जो है लगभग 3 अरब के आसपास है, और आपकी जनसंख्या जो है 1.4 है, यानी कि 1.5 मान लो, 1.5। तो 1.5 होएगा तभी तो ये, अगर 3 होएगा, अगर मान लो आप 3 अरब में 1.5 अरब से डिवाइड करोगे तभी तो 2 लाख के आसपास आएगा। अच्छा, ये 2 लाख नहीं आएगा, ये 2 आपका जो है अरब आ जाएगा ना, अरब आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको कन्वर्ट करना जो है वो पड़ेगा आपको, तो इसको जो है लैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है कितने लैक्स हैं, समथिंग लैक्स करके समथिंग, हाँ फिर भी ठीक है, ये डबल है ना, तो इस टाइप से आएगा। कहने का मतलब आप समझ जाओ, ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना ना। यहाँ पे आ जाओ। तो ये रहा, ये सारी चीज़ें डेटा दी हुई है, ये लो यहाँ पे सारी रिपोर्ट दी हुई है। ये 2004 के हिसाब का डेटा है, 6 का डेटा है 2006 के हिसाब से। 2004 ये सारा बताया, प्रति व्यक्ति 28,000 रुपये, 28,000 रुपये आपको 2004 का ही। आपको एक समझाने के लिए आपको बता दिया, करंट का करंट आपको याद नहीं रखना। यहाँ पे जो है वही देखो, आ जाओ, अब मैं इसको रीड करा देता हूँ आपको, इतना एक्सप्लेन कराया 5-7 मिनट, सुनो। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय के आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। जिस देश का जितना ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगा, वो देश उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़िया देश होगा और डेवलप्ड देश होगा, उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा। किसी देश के 1 वर्ष की अवधि, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष की अवधि, ठीक है जी, में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये हाईलाइट कर लो कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, क्योंकि देखो अगर आप किसान हो, ठीक है जी, तो इंडिया में जितने भी किसान हैं ना, उन सभी ने कुछ ना कुछ वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करा होगा, चाहे वो बिके चाहे नहीं बिके, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आज न कल तो वो बिकेगा ही। तो उसने कुछ ना कुछ सामान का उत्पादन करा, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, मुद्रा के रूप में उसका कितना सामान का कीमत है, तो वो सारी कीमत जब जोड़ देते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई देखो 1 साल में बहुत सारे सीजन होते हैं, जैसे गोभी का खेती होता है, आलू का होता है, धान का होता है, गेहूं का होता है। कुछ लोग धान उगाते हैं, कुछ लोग गेहूं उगाते हैं, कुछ लोग जो है दोनों उगाते हैं, धान उगाया फिर गेहूं उगाया, इस टाइप से। कुछ लोग पहले गोभी की खेती होगा, गोभी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, फिर उसके बाद उसमें किसी और चीज़ की खेती कर लेंगे।
ठीक है जी, आलू का खेती कर लेंगे या कोई और फसल उगा लेंगे, तो एक साल में जितनी भी फसल आपने उगाया है उसकी मार्केट में वैल्यू कितने के बराबर, जैसे 5 टन आपने आलू उगा लिया, 5 टन का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, 10 रुपये के जी के हिसाब से, मान लो 5 टन इंटू 10 रुपये, तो ठीक है जी, उस हिसाब से जितनी आपकी वैल्यू। तो ऐसे इंडिया में जितने भी किसान लोग रह रहे हैं, सपोज उनने जितनी भी गुड्स एंड सेवाओं का, वस्तु एंड सेवाओं का जो उत्पादन करा है उसका जब आप टोटल कुल योग कर दोगे, ठीक है जी, एक साल के अंदर अंदर वाला, तो उसे ही आप लोग राष्ट्रीय आय कहते हो। तो इस टाइप से राष्ट्रीय आय निकलता है, और ये आपको चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत पढ़ना है, और जब 11th-12th में चले जाओगे तो आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना सीखना है। और राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का तरीका जो है, राष्ट्रीय आय निकालने का जो तरीका है, इसके 3 मेथड होते हैं मेनली, चैप्टर 3 में सीखना है। जो मैंने आपको ये मीनिंग बताया ना, ये सिर्फ एक ही मीनिंग है, ठीक है जी, मतलब कि उत्पादन विधि इसको कहते हैं, उसके अलावा एक इनकम विधि और एक्सपेंडिचर विधि भी होता है। ओके, नाउ आगे पढ़ो। सामान्य तौर पे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वो अविकसित कहलाती है, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। अमेरिका क्या है, डेवलप्ड है, हम लोग क्या है, डेवलपिंग है। अंडर डेवलप्ड कौन है, और भी बहुत सारे गरीब देश हैं, ठीक है जी। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो आर्थिक विकास के माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे ऊंची सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय जिस देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है, ठीक है, किसी भी देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है जी, उनकी जो औसत आय है, एवरेज इनकम, ठीक है जी, तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आगे लिखा है राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फार्मूला क्या, प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जो है, जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह विकसित देश है। यानी कि अमेरिका में एक इंसान का प्रति व्यक्ति आय, वहाँ की अमेरिकन लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख यानी 4,53,000 से ज़्यादा होती है एक साल में। लेकिन हमारी इंडिया की क्या है, देखो जी, आगे अभी आएगा यहाँ पे, आगे क्या कह रहा है, वह विकसित देश यानी समृद्ध है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश विकासशील देश कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 37,000 के आसपास होगा, 37,000 से कम होगा तो हम उसे विकासशील बोलेंगे, और जो 4,53,000 से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आया है जिस देश में, उसे डेवलप। तो यानी कि इसका सिंपल मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में लोगों की प्रति व्यक्ति आय एक साल में एक व्यक्ति, हर कोई नॉर्मली जो है 4,53,000 से ज़्यादा ही कमाता है। लेकिन इंडिया में अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 37,000 से कम ही होएगा। 2014 का डेटा है, अभी 2022 से बहुत डेटा जो है चेंज होता रहता है। आगे लिखो, भारत में निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये। 2004 की बात करें, आज से तकरीबन 18 साल पहले। मैंने कहा ना, ये सारे डेटा अपडेट करना पड़ेगा बिहार बोर्ड को। ये नालायक हैं सबके सब बिहार बोर्ड वाले, क्या ही बताएं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे बैठे भैया, समझ रहे हो बात को। तो उन लोग को ये सब डेटा अपडेट करना चाहिए। बच्चों को पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हो भैया, करंट का चीज़ पढ़ाओ ना। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने अभी दिखा दिया, 1,93,000 के आसपास है करंट में। ये बता दिया ना, प्रति व्यक्ति आय जो है आपका कहाँ पे गया, प्रति व्यक्ति आय जो था आपका डॉलर, ये छोड़ो कहाँ पे गया, अरे ये चला कहाँ गया भाई, प्रति व्यक्ति आय नहीं, कहीं पे तो था। अभी मैंने आपको पर कैपिटा इनकम दिखाया था ना, ये डॉलर में था या कोई भी था, कहाँ गया, ये तो पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम दिखा देता हूँ, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार नेशनल इनकम कितना है, देखो जी यहाँ पे इतने करोड़, 157.6 लाख करोड़, ठीक है जी, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, 157.7 लाख करोड़ रुपए है एक साल की इनकम। जब इसको आप डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के अराउंड, तो वो कन्वर्ट होके उस टाइप से आ जाता है ये चीज़ें। तो आपको सिर्फ डेटा ये याद रख लेना है, 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। तो कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है या निम्नलिखित तरह। अब देखो, जो बिहार के प्रति व्यक्ति आय ना भाई साहब, वो सबसे कम है। मैं बता दूं, अभी मैंने जो ये 28,000 बताया वो इंडिया का बताया, भारत का। बिहार का देखो तो भाई साहब हैरान हो जाओगे, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, सबसे पिछड़े स्टेट में। भैया टोटल 28 स्टेट है ना, 28 में से सबसे पिछड़े स्टेट में बिहार आता है, ठीक है। वहाँ की पॉलिसी वगैरह, जो नेता लोग जो है 15-15 साल एक ही नेता रहेंगे तो वहाँ पे बेड़ा गर्क होएगा भाई साहब। नॉर्मली जो है एवरी 5 साल में चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट, तब जाके ज़्यादा तरक्की होता है,
सिंपल से, नए सरकार आएंगे, नए सोच आएगा, नए प्लान लाएगा, नए इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगा, उसके हिसाब से विकास करेंगे, ये होता है। तो आगे लिखो, राज्य क्या है 2000 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपए में 2003 तक का है ये, ठीक है जी। पंजाब में 26,000, केरल में 22,800, ये लोग बहुत ज़्यादा इनकी आय होती है, ठीक है। और बिहार में देखो कहाँ कहाँ 26,000, कहाँ 5,700, समझ रहे हो। तो ये आप डेटा याद रख लेना। तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो आप समझ सकते हो इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा राज्य है, पंजाब होगा, फिर उसके बाद होगा केरल, और सबसे कम कौन सा है, बिहार, अपना बिहार। समझ रहे हो बात को। आगे लिखा है मानव विकास सूचकांक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है जी। कि जो मानव का जो विकास है वो कैसे पता चलता है कि मानव का विकास अच्छा है कि नहीं है। अब अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानवों ने विकास कर रखा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे। इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में अगर स्टेट वाइज करो तो बिहार में बहुत ही कम। अभी भी देख रहे हो कपड़े वगैरह पहनने का स्टाइल, पुरानी चीज़ें अभी भी बहुत, कई सालों, एक बार चप्पल खरीद लिया, जूता खरीद लिया, उसको हम लोग कई महीने कई सालों तक पहनते रहते हैं। दूसरे सिटी में जाओगे भैया हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने पे बदल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। मानव विकास सूचकांक क्या होता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक द्वारा महबूब उल हक, ठीक है, के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था, यानी कि पहली बार जो है महबूब उल हक, ये नाम याद रख लेना, महबूब उल हक जो है, इन्होंने बेसिकली जो है मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहली बार जो है क्या किया था, प्रस्तावित किया था। तो UNDP के द्वारा, ठीक है जी, प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके हम HDR बोलते हैं, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एंड प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाए। देखो ह्यूमन इंडेक्स जो होता है ना, बेसिकली जिसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं मेन। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो शैक्षणिक, उसका क्या शिक्षा का क्या स्तर है, कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति, बढ़िया स्वास्थ्य है कि नहीं, ज़्यादा लोग बीमार तो नहीं रह रहे, और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीज़ों को देखा जाता है। तो जिस देश का बहुत ज़्यादा विकास हो रखा है उस देश में शैक्षणिक योग्यता, उसके स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। तो इन आधार पे क्या कह रहा है, जहाँ तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसके 3 सूचकांक होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। फॉर्मूले के रूप में HDI, जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन का स्तर सूचकांक, ये अच्छा है, ये अच्छा कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब 3 चीज़ों को जब आप ऐड कर देते हो, सम कर देते हो, जोड़ देते हो तो आता है। आगे लिखा हुआ है HDI तीनों सूचकांक का औसत होता है। पैमाने के सभी देशों की HDI दर 0 से 1 होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया। देखो जैसे एक देश है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो HDI देखो जी, HDI क्रम जो है 1393। अब मैं बात करूँ इंडिया, तो इंडिया कितने स्थान पे है भाई साहब, 126वें स्थान पे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, ठीक है जी। उसके अलावा पाकिस्तान तो हमसे भी उसकी स्थिति खराब है, तो यानी कि 134वें स्थान पे। श्रीलंका हमसे थोड़ी सी बेटर स्थिति पे, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है ना भाई, ठीक है जी। तो इनकम वगैरह उस हिसाब से जब कैलकुलेट करा तो वहाँ का ज़्यादा है। अभी ना 1-2 साल पहले ना श्रीलंका का स्थिति खराब हुआ है, ठीक है, 2022-2021 में, लेकिन पहले हमसे थोड़ा सा बेटर पोजीशन में था। ये 2004 की बात कर रहा है, समझ रहे हो डेटा कहाँ का है। फिर है चीन का स्थिति 81वां था, बांग्लादेश का 137 था, और नॉर्वे का जो है सबसे 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 3 पे, ठीक है। बाकी आप गूगल करोगे करंट का तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको फिलहाल यही याद रख लेना, एग्जाम में आप यही लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे ये स्रोत क्या है, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2006 का स्रोत है, कहाँ से ये डेटा लिया गया। आगे कह रहा है चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी, इसमें भारत का HDI मूल्य 0.611 है तथा 126वें क्रम पे है। इसका मतलब यह है कि भारत के मानव विकास मध्यम स्तर पे है। लिंग विकास सूचकांक, ठीक है जी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि दरों में भारत ने 2000 में 105वें क्रम से 2014 में 96वें क्रम पर आ गया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश विश्व में इतना नीचे
क्रमांक पे है, किंतु भारत के विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है। जाहिर सी बात है, अभी करंट में देखो तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान इन सबसे आगे आ गया ना। ये 2004 है, अभी हम 2023 में रह रहे हैं, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 9 साल की गैप हो गया। तो हमारा जो इकोनॉमी भी है बहुत ज़्यादा विकास करा, हम जो है नंबर 5वें स्थान पे हैं, ठीक है जी। जीडीपी के रेट के मामले में, ग्रोथ के रेट के मामले में, ठीक है जी, 5th स्थान पे। सबसे पहला ऊपर में था, ठीक है। पहले की बात छोड़ो, सीधा पहला वैसे अमेरिका है, तो हम लोग 5वें स्थान पे। इसके बाद आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, पेज नंबर 17। थोड़ा सा और हम फास्ट करते हैं ताकि हम कंप्लीट कर पाएँ। अभी तकरीबन 10 पेज बचे हुए हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। 10 पेज के अंदर पेज नंबर 7। नेक्स्ट है क्या, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास। तो ये क्या है, यूएनडीपी की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग यानी नीति आयोग, आजकल हम उसको नीति आयोग कहते हैं, ठीक है जी, नीति आयोग, ओके। इसका ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में, ओके, इंडिया गेट के आसपास है, ठीक है जी। तो नीति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्य के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में 1981, 1991, 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एसडीआई मूल्य के अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, याद रखते हैं ना, केरल का जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सब, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। 95 के आसपास जो उनका शिक्षा का रेशो है, ठीक है जी, शिक्षा का अनुपात न 100 में से 95-96 लोग जो वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं, 1-2 लोग ही। और जब बिहार का आप देखोगे तो भाई साहब समझ लो 50% से भी नीचे, सब चीज़ों में सबसे नीचे है भाई साहब बिहार, ठीक है। शिक्षा में वैसे कहने को जो है IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार के ही बनते हैं, बट वैसे जनरली देखा जाए टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो जी बहुत हम लोग नीचे हैं। नाउ आगे बढ़ो। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक जो है सबसे नीचे था। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है जी, निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात पॉवर्टी रेशो, ठीक है जी, से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक जो है में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें बहुत मामूली सी कमी आई है। उपभोक्ता व्यय क्या होता है, देखो जी, उपभोक्ता व्यय एक आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, उपभोक्ता व्यय। तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पढ़ लेना, ठीक है जी, डिटेल में। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सिंपल क्या करता है, ये रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि ये UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पे जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई थी 2002 में। और उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री थे। तो 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया गया था ये रिपोर्ट, और इसके आधार पर बताया गया कि कौन कौन देश कितना आगे कितना पीछे है, ठीक है, किन लोगों को और कितना ज़्यादा मेहनत करना है। तो इंडिया कहाँ पे है, किस हिसाब से इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये चीज़ तुलना करने के लिए, मापने के लिए, ताकि धीरे धीरे हम विकास कर पाएँ, ये बताया गया। आगे है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास के सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसमें काफ़ी वृद्धि आई है। तो गाँव के लोग जो है थोड़े से क्या है कि खर्चे वगैरह उन्होंने कम किया है, लेकिन विगत वर्षों में शहरों के लोगों में बहुत ज़्यादा खर्चों में प्रवृत्ति आई है। वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा खर्च करते हैं। गाँव के लोग की आमदनी कम होती तो कम खर्च करते हैं। आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आता है, ठीक है जी, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ठीक है, आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आर्थिक संरचना आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्व स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो सिंपल वर्ड में बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब देखो, आधारिक संरचना में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपके शहरों का, आपके गांव का, आपके राज्य का, आपके देश का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है, रोड्स कैसे हैं, ठीक है, आने जाने के रास्ते कैसे हैं,
उसके अलावा स्कूल का क्या स्थिति है, हॉस्पिटल कितना अच्छा है। तो ये स्कूल, हॉस्पिटल, शिक्षा, ठीक है जी, परिवहन, ये सब जिस देश का, जिस इकोनॉमी का, जिस अर्थव्यवस्था का अच्छा होगा, वो देश क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, वो देश बहुत ज़्यादा विकसित हो रखा होगा। और जिस देश, जिस राज्य का ये सारी सेवाएं, ये सारी चीज़ें जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, ये सब ठीक नहीं होगा, वो देश क्या है, वो पीछे है। तो इसलिए बिहार में ये सारी चीज़ें क्या अच्छा नहीं। बिजली देखते हो कितनी, अब बिजली का तो अभी बहुत अच्छा सिचुएशन हो गया। हमारे टाइम पे तो भाई साहब 4-4 दिन, 10-10 दिन बिजली नहीं रहता था बिहार के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा रोड्स वगैरह इतने गड्ढे हुआ करते थे, सही रोड नहीं, जाम कितना लगता था आपको, अब खुद ही आपको पता है। 2 साल पहले तक पटना पुल पे कितना जाम रहता था गांधी सेतु पे। अब ना पुल बना दिया तो अब बढ़िया बढ़िया रोड्स वगैरह सब जगह बनने लगे। संचार की क्या स्थिति थी, ठीक है जी, आजकल गांव गांव में इंटरनेट वगैरह आ गया। अभी भी जो है आपके गांव में इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत कम होती। शहरों में जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, पटना में, हाजीपुर में, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, गाँव में आपका कम है, यू नो वेरी वेल। बैंकिंग की क्या सुविधाएं हैं, बैंक बहुत कम होते हैं गाँव में, अब तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, बहुत पहले तो और भी नहीं था। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब की स्थिति क्या है। तो सिंपल इसमें बताना है, जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जिस जगह पे आधारिक संरचना जहाँ का अच्छा होगा, उसको माना जाएगा, उस जगह को विकसित माना जाएगा। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये चीज़ें। आगे पढ़ना है बिहार के विकास की स्थिति। अब आ गए 18 पे। अब थोड़ा सा ही रह गया, आप ध्यान से पढ़ लो, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, आ जाओ। तो बिहार का विकास की स्थिति क्या है, सिंपल वर्ड में बोलो तो बिहार जो है गौतम बुद्ध जी ने बिहार में ही ज्ञान प्राप्त करा। लेकिन बिहार के लोग आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा अज्ञान होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उसको आपको बदलना पड़ेगा। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यह बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था। चंद्रगुप्त, अशोका, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु हैं, ठीक है, जो आपके पटना में गुरु गोविंद सिंह साहब का जो हुआ है ना आपका, वहीं पे उनका जन्म हुआ। वीरभूमि कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे हैं भारत के, सबका जो है जन्म इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट का बिगुल फूंका आज़ादी के लिए। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है जी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो लोकगीत भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज इस तरह समस्याओं का शिकार हो रखा है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। अति पिछड़े क्या, सबसे नीचे आप मान लो, ठीक है जी। तो इतने बड़े बड़े नाम इसने चुनाए, देख रहे हो, इतने नाम बड़े बड़े। तो पुराने टाइम पे बहुत ही अच्छी स्थिति में हम थे बिहार। 30 साल पहले की बात करूँ ना, 40 साल पहले की बात करूँ, तो हम लोग भी अच्छे राज्य में आते थे। लेकिन उसके बाद जो है पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा ख़राब हुआ, ठीक है जी। मेनली क्या, पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं, उन्होंने ही मेनली विकास नहीं करा, ठीक है। वो लोग अगर अच्छे होते, ठीक है जी, करप्शन और जो है आपका चोरी डकैती, ये सब इतना ज़्यादा, क्राइम्स वगैरह इतना ज़्यादा वो हो गया था कि उसकी वजह से ही विकास नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे जो है विकास हो रहा है, अच्छी बात है, बट और तेज़ गति से होना चाहिए विकास, ताकि हम क्या करें, दूसरे राज्य की तुलना में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, दूसरा राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम अभी बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ मेट्रो भी नहीं है, ठीक है जी, अब बन रहा है, ठीक है। जो रोड्स हैं ये सब अब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया ना। शिक्षा का स्तर भी अभी बढ़ा है, ठीक है। बिजली, पानी, ये सब जगह जगह अब धीरे धीरे आ गए। पुराने ज़माने में तो बड़ा मुश्किल था भाई साहब, लाइट चली जाती थी तो कई दिनों तक नहीं आती थी। गाँव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अब परिवर्तन हो रहा है, हम लोग भी विकास की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, बट इसको और ज़्यादा तेज़ गति से करना पड़ेगा। बिहार के पिछड़ेपन का कारण तो इसमें बताया गया है, बिहार जो है काफ़ी पीछे था, ठीक है जी, कुछ सालों में बहुत पीछे आ गया अभी तक। अब जो है हम लोग क्या है, यहाँ पे पढ़ना है आपको, इसके पिछड़ेपन का क्या कारण रहा है, तो ये पढ़ो, क्यों, कैसे, क्या हुआ। तो लो, सबसे पहला आपका तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो, सबसे पहला तो क्या है, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरे स्टेट के कंपेयर में भाई साहब बिहार में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं। अधिकांश साधन जो है जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अब देखो, जहाँ पे भी ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा ना भाई, तो लोगों को क्या चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, तो उनकी आवश्यकताएं जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जो आवश्यकताएं ज़्यादा होगी ना, तो उसको पूर्ति करने के जो साधन है, इकोनॉमिक्स में ये तो पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। देखो, ये अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अर्थशास्त्र का मतलब होता है जो अपने पास सीमित संसाधन है ना, उस सीमित संसाधन से जब हम अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं।
इकोनॉमिक्स का जो है मीनिंग होता है, अर्थशास्त्र का मीनिंग होता है। जब आप अर्थशास्त्र का पढ़ोगे, कहाँ 9th क्लास में आपको पढ़ना था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। आगे यहाँ पे आ जाओ। तो अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी और उनके पूर्ति के साधन जो हैं आपके पास कम है, ठीक है जी, तो अब क्या होगा, आपके यहाँ पे विकास होगा नहीं, आप नीचे चलते चले जाओगे, पिछड़ेपन में चलते चले जाओगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह क्या है, एक कारण है कि बिहार जो है क्या है, पिछड़ेपन की तरफ चलता जा रहा है। दूसरा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश के या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार के मामले में पीछे हैं। राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव, साथ ही साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इसी वजह से क्या है, बिहार पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। बिहार में अभी भी पिछड़ापन है, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो 2004, 2006 के डेटा के अनुसार है ना ये सारी चीज़ें। फिर है क्या, कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। अभी भी क्या है ना भाई, नए टाइप के बीज, फर्टिलाइज़र और नए टाइप के खाद, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, ठीक है, तभी जाके। क्योंकि हमारा जो बिहार में है ना, ज़्यादातर जो है लोग कृषि पे ही आधारित है ज़्यादातर, और चूँकि बाढ़ भी आ जाता है, एक ये भी रीज़न है, ठीक है जी। तो ये एक क्या है, पिछड़ेपन का रीज़न है। इसके अलावा क्या है, बाढ़ तथा सूखा। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, वही है बाढ़ तथा सूखा। हमारे हर साल जो है बिहार में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, और गर्मी के बाद जब क्या होता है, जो बाढ़ की बारिश का जो मौसम होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो नदियों की वजह से क्या हो, नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो फिर वो बाढ़ आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में, नेपाल से क्या है, नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। तो पिछले 2018 में कोशी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई। इसे चित्र 1.2 में दर्शाया गया ये है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिण बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, और इसे चित्र 3.1.3 में दर्शाया गया। आगे है क्या, नेक्स्ट जो आपका है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन। हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे हैं, ठीक है जी। कल कारखाने वगैरह बहुत कम है हमारे यहाँ, और है भी तो पुराने ज़माने के हिसाब से, पुरानी मशीन्स वगैरह, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपका उत्पादन वगैरह बहुत कम होता है। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठान, अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इसी कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाई की संख्या नगण्य हो गई। एक तरीके, देखो पहले बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था, तो 2000 या 2002 के आसपास में जो है बिहार झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड जो है ना, ऐसा जगह है वहाँ पे ज़मीन के नीचे बहुत टाइप के खनिज पदार्थ, जैसे कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है झारखंड में होता है, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि कोयला का जो मात्रा है वो अचानक, प्राकृतिक है ना ये संसाधन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं खनिज वगैरह, तो वो अलग हो गया। तो उससे भी क्या हो गया, बिहार की आय वगैरह ये सब कम हो गया। तो औद्योगिक क्षेत्र वगैरह ज़्यादातर अब झारखंड में चले गए, यहाँ पे है ही नहीं कुछ उद्योग वगैरह, ठीक है। तो औद्योगिक पिछड़ापन बिहार का जो है पिछड़ेपन का एक ये भी कारण है। उसके बाद है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। अभी दिखाया था आपको, पंजाब में कहाँ 22,000 26,000 था, और हमारे बिहार का जो 5,700 था। इसके अलावा क्या है, आगे पढ़ो। तो खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश का या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानूनी व्यवस्था कमज़ोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण था। देखो है ना, कहा ना कि करप्शन और ये सब मामला बहुत ज़्यादा था बिहार में, तो लोग उद्योग कोई करना ही नहीं चाहता था, ठीक है जी। और अभी के डेट में भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो लोग जल्दी से बिहार में कोई कारखाना उद्योग वगैरह लगाना नहीं चाहते हैं, इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट, ठीक है, दूसरे राज्यों की तुलना में। तो वहाँ पे सरकार, पुलिस, ये सब डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, तो उनको हेल्प भी करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, तो इसलिए कारखाने ये सब लगाते हैं। गुजरात वगैरह में जाओ, ठीक है, महाराष्ट्र में जाओ। बिहार में बहुत दिक्कत है, इसलिए जो है नहीं हो पा रहा है। तो खराब विधि व्यवस्था है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है सारी चीज़ें, बट पहले बहुत ज़्यादा खराब था। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की
प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण आते रहते। देखो जनसंख्या 2001 में 8.29 करोड़ था, 2001 की डेटा दिया हुआ। जनसंख्या में वृद्धि दर कितना है देखो जी, 2.5% बिहार का है, लेकिन बाकी देशों का 1.9। भारत में टोटल जनसंख्या 1.2 2001 के हिसाब से, अभी तो 1.4 हो गया ना, ये 102 है ना, ये समझो आप 140 के आसपास अभी हो गया है, और ये 8 करोड़ है, तो अभी 9 करोड़ के आसपास मान लेना, 9-10 करोड़ के आसपास मान लेना, ठीक है जी। साक्षरता का दर जो है क्या है, कुल 47% ही साक्षर लोग हैं, 100 में से 47-48 लोग, ठीक है, लेकिन पूरे भारत को देखो तो 65 लोग साक्षरता पुरुष, और मैं केरल की बात करूँ तो 95-96 लोग वहाँ पे 100 में से। साक्षरता पुरुष क्या है, 60% पुरुष लोग ज़्यादा साक्षर हैं, महिला स्त्री लोग का साक्षरता रेट बहुत कम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू पूरा देश। वार्षिक विकास दर 2.7 है, लेकिन जो है आपका देश जो है 6% के विकास से बढ़ रहा है, और हमारा बिहार सिर्फ 2.7% से बढ़ रहा है। कृषि का विकास दर 1.5 है बिहार में, और ये 1.7, ये कुछ डेटा याद रख लेना। कृषि की जनसंख्या पर निर्भरता 73%, और पूरे देश की 60%। गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं 42.6%, मतलब आधे लोग, जनसंख्या 8 करोड़, उससे आधे लोग तो गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, और बाकी देश का पूरा 26% है। प्रति व्यक्ति आय देखो ना, 3,948, 2000 ये कब का है, 2001 का है, 2004 में क्या था, 5,700 था। तो ये है एक दस्तावेज है आपका। तो कहने का मतलब ये इतने पॉइंट आपको याद रख लेना। टोटल 8 पॉइंट है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। कौन कौन सा, देखो जरा, बिहार के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से थे। टोटल 8 कारण हैं, ये जो हमें पढ़ना था। बिहार के विकास की स्थिति, बिहार के पिछड़ेपन, तो ये हमने पढ़ा। बिहार के विकास की स्थिति, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव है, कृषि का अभाव, बाढ़ तथा सूखा से औद्योगिक गरीबी, खराब विधि व्यवस्था एंड कुशल प्रशासन। ये क्या है आपके, बेसिकली ये निम्नलिखित पिछड़ेपन के कारण है। ओके, अब आगे हमें पढ़ने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो ये बहुत सारे कुछ उपाय हैं जिससे हम अपने बिहार का जो है पिछड़ेपन दूर कर सकते हैं, तो वो हमें आगे पढ़ना है। आ जाओ जी, बिहार के पिछड़ेपन के कारण हमने पढ़ लिए, अब इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। भैया उपाय भी तो बताओ, तभी तो दूर होगा। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, सबसे पहला क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण। ध्यान देखो, जो जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा हमें। ओके, तभी जाके हम विकास कर पाएंगे। तो राज्य में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का पर रोक लगाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। इसके लिए राज्य की जनता एवं साख करके क्या है, महिलाओं को शिक्षा का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। कृषि का तेजी, अब कृषि में हम लोग बहुत पीछे हैं, तो कृषि के विकास में भी सरकार को, राज्य सरकार, बिहार सरकार को उसमें भी क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है कृषि के विकास के लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो बिहार में कृषि की है, कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्र का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए। अभी आपको पहले बता दिया था, ये पुराने मेथड वगैरह को हटा के नए खाद लाओ, नए बीज दो उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्पादन हो, तो अपने आप क्या होगा, आर्थिक विकास हो जाएगा बिहार का। बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, डैम्स वगैरह बनाए सरकार, ठीक है जी, जहाँ जहाँ बाढ़ वगैरह आ जाता है तो वहाँ उस टाइप से एक तरीके से डैम होता है ना, तो वो सब बना के, ताकि बाढ़ से कम क्षतिपूर्ति हो। ओके, तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा क्या है, बाधक है, तो फसल को बहुत बर्बाद कर देता है, तो जाल माल की भी काफ़ी क्षति होती। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण का फैसला होना चाहिए। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे से चपेट। अब देखो, एक तरफ बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और दूसरे तरफ जो है दक्षिण क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा सूखा ही हो जाता है, बारिश ही नहीं होता, उधर पे पानी वानी जा ही नहीं पाता। तो बिहार एक ऐसी भौगोलिक स्थिति पे है ना, ठीक है, भौगोलिक एक ऐसे जगह पे, उत्तरी साइड में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बारिश के समय, बाढ़ वगैरह आ जाता है, क्योंकि हिमालय की जो भी नदियाँ नेपाल से होते हुए सारी इधर पे आती, और दक्षिण क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे क्या है, सूखा वगैरह का मार, तो डबल जो है दिक्कत हो जाता है बिहार को। नेक्स्ट है क्या, आधारिक संरचना का विकास, ठीक है जी। आधारिक संरचना का विकास कहने का मतलब बिहार में जो आपका जो है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सड़कें हो गई आने जाने के, ठीक है, इन सब में ये अभाव है, तो उसको और ज़्यादा विकास करना चाहिए। शिक्षा पे देखो ना, आपको कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कितना पुराना जो है डेटा वगैरह इसमें दिया हुआ है, तो शिक्षा में भी बहुत पीछे हम लोग हैं, तो इसको और ज़्यादा विकास करना चाहिए। तो बिहार में बिजली काफ़ी कमी है, ठीक है, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, सड़क व्यवस्था सुधारनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहिए। फिर क्या, उद्योग का विकास, बिहार में उद्योग, नए नए कल कारखानों को जो है स्टार्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। सरकार को जो है बहुत सारे नए नए स्कीम लाने चाहिए, टैक्स वगैरह कम, उनको बहुत सारे सेवाएं, सिक्योरिटीज़ वगैरह प्रदान करेंगे, तभी तो नए नए कल कारखाने खुलेंगे। नए नए कल कारखाने खुलेंगे, लोगों को काम मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, बिहार
विकास करेगा, ये चीज़ें। तो उद्योग का विकास ये आप पढ़ लेना। गरीब दूर करने का, ठीक है जी, गरीबी को दूर करो। बिहार में गरीबी सबसे अधिक प्रभाव है, तो गरीबी रेखा से नीचे 42% लोग जो है अभी भी रह रहे हैं, तो यहीं जीवन बसर कर रहे हैं। तो इनके लिए रोजगार की स्थिति प्रदान करनी पड़ेगी सरकार को, स्वरोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि जो है नए नए काम कर पाएँ, ठीक है। शांति व्यवस्था की स्थापना, बिहार में शांति का माहौल कायम, यानी कि जो करप्शन वगैरह है, जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह है, उन सबको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। चोरी डकैती ये सब कम से कम करना पड़ेगा। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासक, तो बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन, अब देखो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, एक है गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली वाला केंद्र सरकार, जिसका पूरे होल ओवर इंडिया पे वो पॉलिसी वगैरह बनाता है। तो बिहार सरकार को अब केंद्र सरकार के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और उनसे जितना ज़्यादा हो सके संसाधन का हस्तांतरण करवाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए केंद्र सरकार को कि हमारे इंडिया में भी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्ट्री कल कारखाने, हमें पैसे वगैरह का हेल्प करो ताकि यहाँ पे हम विकास कर पाएँ। तो बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण की ज़रूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है, वैसे ही बिहार को भी क्या है विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो जो है बेसिकली उसको क्या होगा, उसके विकास में अच्छा रहेगा। बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती है। क्योंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। इवन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड, ये रो यहाँ पे बताया हुआ ना, मैंने कहा था ना 2000 के आसपास, एग्जैक्टली 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है जी। इसके अलग होने जाने के बाद जो है क्या हुआ, देखो खनिज बहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए, कोयले इन सब का बहुत सारे। बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए हैं। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भरता है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ पे उपस्थित हैं। अक्सर बिहार की उत्तरी भाग में तबाही तथा दक्षिणी भाग में सूखा जाता है। पिछले साल 2008 में कोसी में भयानक बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़कें, बिजली, नहर, स्वास्थ्य सुविधाएं सारी चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, खराब होता है, और धन का ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, उसी में लग जाता है, तो बाकी चीज़ विकास हो नहीं पाता है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से चल रही है। गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल को बोलते रहती है कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मदद में अधिक सहायता मिलेगा और करों से रियायत मिलने लगेगा, जिससे बिहार का विकास में तेज गति से आने की संभावना हो जाती है। फिर क्या देश के आर्थिक विकास में बिहार का भूमिका क्या है? जो देश का आर्थिक विकास है, जो पूरे इंडिया, पूरे भारत का जो आर्थिक विकास है, उसमें बिहार का कितना योगदान है, अब हमें ये पढ़ना है, नया वाला टॉपिक और लास्ट टॉपिक ये है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ क्या, बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि भाई अगर पॉलिटिकल बात करो ना, तो बिहार में टोटल कितने सीट्स हैं, एमपी के आई गेस 40 सीट्स हैं। 40 हैं कि 20 सीट्स हैं, मेरे हिसाब से 20 हैं या 40 हैं शायद, 40 सीट्स हैं टोटल। पूरी ऑल ओवर इंडिया का 543 सीट है, उसमें से 40 जो है बिहार राज्य में। तो बिहार अगर वैसे देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का भी विकास जरूरी है। जाहिर सी बात है भाई, भारत क्या है, सभी राज्यों का विकास जरूरी है, तो उसमें बिहार भी आएगा। तो बिहार का विकास करोगे तो भी भारत का होगा। एक गांव का करोगे विकास तो उस स्टेट का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा तो अपने आप पूरे भारत का विकास होगा। तो चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट, ठीक है, कुजनेट ओके, ने विश्व के संदर्भ में ये कहा था कि गरीबी एक कैंसर है, ठीक है, गरीबी एक कैंसर रोग है, जिसके तहत क्या है, बेसिकली शरीर में अगर एक बार कैंसर हो जाता है तो धीरे धीरे शरीर खराब होकर वो आदमी डेथ ही कर जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, जो गरीबी है ना, जिस देश में, जिस राज्य में बहुत ज़्यादा होगा, उस देश का कभी भी क्या है, भला नहीं हो सकता, बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कहा हुआ है, एक अर्थशास्त्री कुंठदेव ने विश्व के संदर्भ में ये कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर में एक छोटे से भाग में हुआ एक कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी भी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। तो उपरोक्त कथन की सार्थकता इसी बात से
इसी बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष का विकास तथा समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। तो बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है, यानी फर्टिलाइजर, यानी कृषि प्रधान आप कह सकते हो, कृषि करने के लिए बहुत अच्छा ज़मीन है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का जो है अवतरण, जल प्रवाह होता रहता है, और पानी वगैरह की भी उत्तरी जो आपका बिहार है उसमें कोई कमी नहीं है। तो यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना लागू किया जाए, ठीक है, या कर दिया जाए, तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को जो सिंचाई में कमी है वो भी पूरा किया जा सकता है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधन का प्रमुख योगदान है। पंजाब भी क्या है, कृषि प्रधान देश है। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा कृषि भी होती है, ठीक है जी। तो वहाँ में भी जो है अपने बिहार के बहुत लोग ज़्यादा के, ठीक है, उनके भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहार या बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्राथमिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योगों के विकास से राज्य का विकसित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये भी याद रखना, CSO, सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार के वर्तमान विकास दर 11.3% माना है, जो देश में गुजरात के बाद दूसरा स्थान पे है। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा हुआ भी था, ये पास्ट का डेटा है। तो जो है गुजरात नंबर 1 पे और बिहार जो है, क्योंकि पिछड़ापन जो देश होगा ना पीछे, तो वो डेवलप करेगा तो जाहिर सी बात है उसका विकास दर बहुत ज़्यादा होगा। आगे यहाँ भी पढ़ लो ये वाला भी लाइन, कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम के अचार बनाने के लिए टमाटर से टमाटर सॉस बनाया जाता है और आम से आम का अचार। देखो, कृषि जनित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कृषि पे आधारित होते हैं। एग्जाम के तौर पे अगर आम का अचार चाहिए हमें, तो आम तो लाना पड़ेगा ना। आम कहाँ से आता है? कृषि से आता है। अगर आपको सॉस बनाना है, सॉस इंडस्ट्री जो सॉस बना के हम लोग खाते हैं, केचप, समोसे के साथ सॉस केचप टमाटर वाला, तो उसके लिए टमाटर जरूरी है। टमाटर कहाँ से आएगा? कृषि यानी कि खेती से आएगा। तो जो उद्योग जो है कृषि पे आधारित है, उसे हम कृषि जनित उद्योग बोलते हैं। चिप्स जो है पोटैटो, आलू पे आधारित होता है, तो चिप्स का जो उद्योग है वो भी कृषि जनित उद्योग। आगे लिखा हुआ क्या? मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। बस ये आपका 2 पेज लास्ट रह गया नरेगा के बारे में, तो फटाफट कंप्लीट कर लें। देश में नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा, उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि बेसिक नीड 3 ही चीज़ होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है जी। तो हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है, ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा एवं न्यूनतम मूलभूत विकासों की पूर्ति करता रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में, अभी तो 75 साल हो गए, हमने 75वां साल मनाया है, ठीक है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः विकास की दरें बढ़ने के बावजूद गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षित कमी नहीं आई, ठीक है जी। तो बहुत कम गति से कम हो रहा है। तो ये जो गरीबी जनसंख्या है ना, या जनसंख्या कानून है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। हम नेशनल इनकम तो बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या उससे तेज़ गति से बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा विकास नहीं हो रहा। तो जनसंख्या कहीं ना कहीं थोड़ा कम बढ़े ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा विकास हो सकते हैं, हम भी अमेरिका US की तरह हो सकते हैं। तो गरीबी रेखा आप किसे कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से पढ़ लो। देखो जरा ध्यान से, गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांक यानी बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। अगर देखो, जो लोग गांव में रहते हैं ना, वेरी वेल, गांव के लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो काम करना, खेती में मजदूरी करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। एनर्जी का मतलब क्या है? कैलोरी, ठीक है जी।
तो गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी, ओके, और शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी। और ये जो कैलोरी है ना प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति, और एक दिन में, अगर एक दिन में किसी एक इंसान को 2100 कैलोरी, शहर में जो पटना सिटी में रह रहा है तो 2100 कैलोरी उसको अगर मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। और जिन लोगों को गांव में रह रहा है 2400 कैलोरी एक दिन में उसको मिल जाता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? कैलोरी का मतलब जब खाते हो ना आप खाना तो उससे कैलोरी आपकी बढ़ती, ठीक है जी। तो 2400 कैलोरी अगर आपको मिलेगा तो आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं हो, और उससे कम मिलेगा तो आप गरीब हो, और शहर में 2100 से कम हो तो गरीब हो। तो ये एक मापदंड तैयार किया हुआ है, किसके द्वारा? ये मापदंड तैयार किया हुआ है योजना आयोग, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है जी, योजना आयोग। आगे लिखा हुआ है क्या? अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जाता है, इसीलिए बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो आप देखते हो ना येलो कार्ड, बीपीएल कार्ड, जो ज़्यादा गरीब होता है उसको बीपीएल कार्ड सरकार देती है ताकि उसको सस्ते प्राइस पे आपको अनाज वगैरह जो है कोटा से मिल पाए, ठीक है जी, ये चीज़ें होती। आगे पढ़ो जी, आगे लिखा हुआ है नरेगा के बारे में। नरेगा क्या है? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म ये होता है, अब पढ़ लेना, यहाँ पे है, कहाँ पे? ये रहा, ठीक है जी। तो नरेगा जो है ये बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि गाँव को डेवलप कैसे किया जाए। तो गाँव के लोग बहुत क्या हैं, गरीब हैं अगर, तो उनके पैसे कैसे दिया? तो भाई काम करेगा तभी तो पैसे मिलेगा उनको। तो अब काम ही नहीं मिल रहा लोगों को, तो काम नहीं करेगा तो आमदनी नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लाया नरेगा। नरेगा के अंदर क्या है, उन्होंने ये बोला कि गांव में जो है हम ना गांव के लोगों को कम से कम 100 दिन की गारंटी देंगे। पूरे एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन में कम से कम 100 दिन जो है हम लोग उनसे काम कराएंगे और बदले में उनको जो है उनको मेहनत के तौर पे आमदनी देंगे। तो अपने आप जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, गरीब लोग जो है अपने आप धीरे धीरे अपनी विकास करेगा, तो अल्टीमेटली इंडिया का विकास होगा। तो आ जाओ जी, नरेगा क्या होता है? देखो, ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है, बिहार सरकार का नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए न्यूनतम एक मजदूरी भी जो है क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है? समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। तो देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध हो सकता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई। यह योजना स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब इसको हम मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी करके, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है, तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब है निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहा जाता है, ठीक है जी। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि सम्यक विकास, ठीक है। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। तो ये था इसका, नीचे में ये सारांश है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो सारांश मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ, देखो आ जाओ जी फटाफट। हमें जो पूरा टॉपिक्स पढ़ना था इस चैप्टर्स में, इस अध्याय में, अर्थव्यवस्था का मीनिंग पढ़ना था, जो हमने पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज वाले पार्ट में हमने इसका आधा पोर्शन करा। तो आज वाले में हमने मौद्रिक विकास पढ़ा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है वो पढ़ा, मुद्रा, हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा, मुद्रा में बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब पढ़ा। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या था, पिछले ही हमने पार्ट में पढ़ लिया था, पिछले क्लास के अंदर। आज वाले क्लास में हमने आर्थिक विकास की माप की सूचकांक पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह ये सब पढ़ा था। मानव विकास सूचकांक पढ़ा, फिर आर्थिक नियोजन वगैरह पढ़ा। बिहार के विकास का स्थिति क्या है, बिहार के पिछड़ेपन। तो हमने अर्थव्यवस्था का मीनिंग पढ़ा। अगर सारांश में मैं बोलूँ तो ये भी रिवाइज करा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब होता है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ओके। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन से जब पूरा करते हैं तो उसे आप अर्थशास्त्र कहते हो। और अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल बोलूँ ना तो जैसे भारत क्या है, भारत एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यूएस एक अर्थव्यवस्था, जितनी भी कंट्री है उसके एंड में अर्थव्यवस्था लगा दो तो वो अर्थव्यवस्था। तो भारत, तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी क्रियाओं का योग है। तो
ये है अर्थव्यवस्था का मीनिंग। इसके अलावा आ गया जी अर्थव्यवस्था की संरचना। तो संरचना कैसी है? 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। प्राथमिक में कौन आते हैं? कृषि वाले जो क्षेत्र हैं वो प्राथमिक आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक को कल कारखाने यानी उद्योग, तो उद्योग क्षेत्र को आप द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या आते हैं? उद्योग, बहुत कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े, ये सारे उद्योग आते हैं इसके अंदर। फिर क्या तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे टेलीकॉम की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ये सारे इसमें आते हैं, परिवहन का सर्विसेज। अर्थव्यवस्था के प्रकार तो 3 प्रकार होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, जिसे हम हिंदी में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो जिस पूंजीवादी का मतलब क्या है? देखो, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी में जितने भी ठीक है जी, जितने भी उत्पादन के संसाधन है ना, उस पर उसका स्वामित्व किसका होता है? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। और सामाजिक में स्वामित्व जो है वो सरकार का होता है। उत्पादन के संसाधनों पे स्वामित्व जो सरकार का, और मिश्रित में दोनों का मिला जुला, निजी और सरकार दोनों लोग मिलके चलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित। आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि हमें पढ़ना। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का विकास है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अंदर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि होता है। ज़्यादा नॉर्मली तो सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत का अंतर होता है, तो वो पढ़ लो। आर्थिक विकास मेनली विकसित देशों को कहा जाता है और मेनली विकसित देशों से संबंधित अवधारणा है। लेकिन आर्थिक वृद्धि की बात करूं तो विकासशील देश इसमें आते हैं। आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि में क्या है? एक क्रमित और दीर्घकाल की स्थिति में प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होते हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ उत्पादकता में ही वृद्धि होती है, ये एक अंतर। फिर हमने मौद्रिक विकास करा। मौद्रिक विकास में हमने क्या क्या पढ़ा? मौद्रिक विकास का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली हमने पढ़ा, फिर एटीएम के बारे में पढ़ा, फिर हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने आर्थिक विकास का माप और सूचकांक। तो आर्थिक विकास का क्या माप है, क्या उसके सूचकांक है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होगा, हम मानेंगे कि वो देश क्या है? विकसित है, वह देश में आर्थिक विकास अच्छा है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होगा, उसे हम मानेंगे कि वह देश क्या है? आर्थिक विकास है। मानव सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है जिस देश में मानव सूचकांक अच्छा है, मतलब उनको अच्छी स्वास्थ्य मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, ठीक है जी, और उनकी आमदनी वगैरह अच्छा है, स्कूल कॉलेजेस अच्छा है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे मानव विकास सूचकांक अच्छा है, तो यानी कि वह देश जो है क्या है? आर्थिक विकसित देश है, एक तरीके से ये होता है उसके अंदर। और यहाँ पे आ जाओ जी, तो एसडीआई का जो होता है क्या होता है? जिसमें जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर, ये तीनों मिला देते हैं, तब जाके एसडीआई होता है। आर्थिक परियोजन क्या होता है? आर्थिक परियोजन क्या? आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की विकास हेतु प्रयोग करने की आर्थिक नियोजन होती है। ओके, इस नियोजन के प्रारूप में क्या होता है? आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था और तब से हर साल जो है पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा है, और अभी हमारा एक तरीके से 14वां जो है पंचवर्षीय योजना चल रहा है। 13वां अभी खत्म हुआ है 2022 में, 2017 से 22 तक का, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको बता दिया। यहाँ पे एक नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो ये सारे बनाती है कि भाई अगले 5 सालों का हमारा पूरे इंडिया का, भारत का क्या टारगेट है, हम क्या क्या चीज़ें में डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या किस किस चीज़ों में विकास चाहते हैं। आधारिक संरचना, बिहार के विकास की स्थिति कैसी, हमने पढ़ लिया। बिहार की विकास की स्थिति बहुत ही क्या है, एक तरीके से ख़राब है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बिहार में क्या है, जो आर्थिक पिछड़ापन है उसके क्या कारण है? तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, आधारिक सूचकांक का अभाव और कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है हमारा, बाढ़ और सूखा बहुत ज़्यादा आता है बिहार में, औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग कल कारखाने नहीं है, गरीबी बहुत लोग रहते हैं, खराब विधि व्यवस्था है, ठीक है जी, प्रशासन वगैरह का करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, कुशल प्रसाधन का भी अभाव है। इसको ठीक करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, कृषि में तेज़ी लानी पड़ेगी, बाढ़ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आधारिक संरचना का विकास करना पड़ेगा, उद्योग वगैरह का भी ज़्यादा विकास, गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे सरकार को, शांति की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन चाहिए हमें, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण करवाना पड़ेगा, और बिहार के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार के कृषि एवं कृषि जन उद्योग के विकास से राज्य और देश दोनों का विकास संभव होता है। फिर हमने एक पढ़ा सतत विकास, एक पढ़ा समावेशी। समावेशी विकास इंक्लूसिव, और सतत विकास क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरा किया जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? सतत विकास। मतलब कि अगर मान लो कोयले वगैरह का जो क्या है ना, ये जो आपका ऐसा क्या कहते हैं उसको,
सोर्स है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, संसाधन, ठीक है जी। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब ऐसा संसाधन है ना जो कि असीमित मात्रा में नहीं है, बहुत ही सीमित मात्रा में। उसका जितना ज़्यादा उपयोग कर लोगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो अभी करंट सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उसमें क्या है, इन संसाधनों का हम इस टाइप से प्रयोग करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी ये साधन बचा रहे, उसे हम बोलते हैं सतत विकास। तो उन संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करके और हम अपने को अपने विकास करते रहें, उसे हम सतत विकास बोलते हैं। और इंक्लूसिव में क्या होता है आपका, समावेशी में आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्णों का जीवन स्तर ऊंचा होता था, समाज का कोई भी वर्ग विकास के अभाव से अछूता ना रहे, उसे हम बोलते हैं क्या, समावेशी विकास। तो यहाँ तक इतने ही पढ़ने थे, मैंने आपको समरी भी करवा दिया, पूरा डिटेल में मैंने चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों का ये लेक्चर अभी आप देख रहे हो, तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा सातों जो अध्याय है ना, पूरा का पूरा 7 का 7 अध्याय, उसका जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सारे के सारे जो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, अगर आप कोई क्लासेस नहीं ले रहे हो, या इस लेक्चर्स को बार बार आप देखते रहना, ठीक है जी, सुनते रहना, बार बार कान में ली लगा के सिर्फ सुनोगे भी, तो आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें याद होते चली जाएंगी। तो इसलिए मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको रीड करा रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है जी। तो आपको मैं संक्षिप्त में नहीं पढ़ा रहा, पूरा का पूरा डिटेल में एकदम सॉरी, पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छा लगा हो। जिन लोग का एग्ज़ाम आने वाला है वो लोग अच्छे से आप तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अध्याय 2 के साथ।